हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे वेतन शीर्षक का हमारा जो बैक क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उसका हम 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, उसको समझेंगे कि उसकी वेतन से आय की गणना किस तरीके से किया जाएगा, उसका वर्किंग नोट, हेडलाइन, फ्रेश सॉल्यूशन, सब चीज़ लाइन बाय लाइन आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम उसके क्वेश्चन को समझ लेते हैं, थोड़ा सा हम उसके क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं कि उसमें क्या दिया गया है, क्या बोला जा रहा है हमसे, क्या हमें गणना करना है, करोगे वेतन की शकल वेतन, और उसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया है। एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर बोर्ड में आपको उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, देखिए जो पेज नंबर है 162 नंबर दिया, यहाँ पे 162 नंबर पेज, आपका भी 160 162 के आसपास ही होगा। तो सबसे पहला इसमें दिया गया है, श्री राजीव वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपनी आय का निम्न विवरण प्रस्तुत करते हैं। यानी कि जो राजीव है वो कहाँ कहाँ से इनकम किया, कहाँ खर्चा किया, या फिर क्या क्या किया क्या नहीं किया, सारा चीज सारा विवरण वो हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। आगे वो भी देखते हैं। सबसे पहला उसको वेतन मिला है 15,000 प्रति माह। वेतन कितना मिला है? 15,000 रुपये प्रति माह उसको वेतन मिला है। उसके बाद क्या मिला है? महंगाई भत्ता मिला है 1250 रुपये। महंगाई भत्ता मिला 1250, लेकिन ये महंगाई भत्ता सेवा की शर्त के अनुसार नहीं है। इस चीज का भी यहाँ पे ध्यान में रखना है, सेवा की शर्त के अनुसार नहीं है, क्योंकि इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं है। अगर बोलता कि सेवा की शर्तों के अनुसार है तो सेवा की शर्तों के अनुसार होता, नहीं बोला तो नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में कोई पहचान सामने जाके मिलता है तो भी हम देखेंगे सेवा का दिन होता है कि नहीं होता है। क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया? मनोरंजन भत्ता मिला है 1,000 रुपये प्रति माह। अब ये जो राजीव हैं ये गैर सरकारी कर्मचारी है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं है, तो गैर सरकारी कर्मचारी है। अब जब राजीव गैर सरकारी कर्मचारी है तो मनोरंजन भत्ता के संबंध में धारा 16 के अनुसार उनको कोई कटौती नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये सरकारी कर्मचारी हो जाता, क्वेश्चन में कहीं पे सरकारी नाम से बोल देता, तो सरकारी कर्मचारी हो जाता और उनको धारा 16 के अनुसार मानक कटौती के संबंध में 5,000 रुपये अधिकतम कटौती मिल सकता था, और उनके मनोरंजन भत्ते के हमें वर्किंग नोट बना के अलग सा गणना करना होता। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हम करोग्य में शामिल कर देंगे। आगे दिया है कि मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में नियोक्ता व स्वयं का अंशदान 24,000 प्रत्येक का। यानी कि उसका जो प्रोविडेंट फंड है, उस प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी भी 24,000 रुपये अंशदान कर रहे हैं और उसका नियोक्ता मालिक भी 24,000 रुपये अंशदान कर रहे हैं। अब जो नियोक्ता कर रहा है वो तो 12% तक कर मुक्त होता है, उसके बाद एक्स्ट्रा जितना करेगा वो करोगे होगा। लेकिन जो कर्मचारी खुद अपना पैसा प्रोविडेंट फंड में जमा कर रहा है वो तो धारा 80C में कर मुक्त होगा, इसीलिए यहाँ पे वेतन शीर्षक में वो नहीं आएगा कर्मचारी का अंशदान, लेकिन मालिक जो अंशदान किया वो जरूर आएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं। आगे बोला गया है कि ये जो मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड था इसमें जमा पर 9.5% से ब्याज मिला है 19,000 रुपये। अब हम सबको पता है कि जो फंड में शेष जमा हुआ रहता है उस पर जो ब्याज मिलता है वो 9.5% तक ही कर मुक्त होता है, छूट मिलता है, और यहाँ पे ब्याज हमें मिल रहा है 9.5% से ही मिल रहा है, तो ये बिल्कुल कर मुक्त हो जाएगा। आगे नगर क्षतिपूरक भत्ता 200 रुपये प्रति महीना। नगर क्षतिपूरक भत्ता संपूर्ण करोग्य भत्ते होते हैं, हमें वेतन शीर्षक में डायरेक्ट शामिल कर देना है, इसमें कोई छूट वगैरह नहीं है। चिकित्सा भत्ता 10,000 रुपये भी हमारा संपूर्ण करोग्य भत्ते में शामिल करना पड़ेगा, करोग्य है पूरा, इसमें कोई छूट और नहीं मिलेगा। नियोक्ता की ओर से उन्हें रहने के लिए एक कस्बे जहां की जनसंख्या 10 लाख से भी कम है असुसज्जित मकान की सुविधा प्रदान की गई है। उनको ऐसे जगह पे एक असुसज्जित घर दिया गया है जहां की जनसंख्या 10 लाख से भी कम है। 10 लाख से भी कम है तो हम जब असुसज्जित मकान की गणना करेंगे तो वेतन का 7.5% काटा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे घर मालिक का खुद का है। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि घर का किराया मालिक चुका रहा है, अगर मालिक चुकाता तो उसका खुद का घर नहीं होता। यहाँ पे कुछ नहीं बोला तो मालिक का खुद का घर है। आगे क्या बोला इस घर के संबंध में? जिसका जो है कि नियोक्ता 500 रुपये प्रति माह किराया लेता है, देता नहीं है। यहाँ पे इसको समझना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। घर के संबंध में 500 रुपये किराया लेता है, यानी कि वो कर्मचारी से वसूल कर रहा है,
कर्मचारी को बोल के दिया था कि मैं तुमको फ्री में घर दे रहा हूँ, लेकिन वो कर्मचारी के वेतन का पैसा 500 रुपये पीछे से काट रहे हैं। इतना चालाक है यहाँ पे नियोक्ता। फ्री का घर बोल दिया लेकिन फ्री का नहीं है, 500 रुपये हर महीने का ले रहे हैं। ठीक है, लेता है यहाँ पे। तो ये वसूली राशि हमें माइनस करना पड़ेगा जब हम असुसज्जित मकान की गणना करेंगे। जब बोर्ड में हम आपको समझाएंगे तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा वर्किंग नोट से। फिलहाल क्वेश्चन आगे को देखते हैं। मकान का उचित किराया 30,000 रुपये वर्ष के उचित किराया को हमें इग्नोर करना है, कभी उसमें ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आगे वो हमारा कोई काम का नहीं है। आगे क्या दिया गया क्वेश्चन में, नियोक्ता ने उसके लिए एक फर्राश 200 रुपये प्रति माह तथा एक नौकर 750 रुपये प्रति माह पर रखा हुआ है। यानी कि जो मालिक है, कंपनी का मालिक, उसको कितना देख रहा है, उसके घर के लिए फर्राश दे दिया 200 रुपये प्रति माह वेतन पर, 700 रुपये प्रति माह, 750 रुपये प्रति माह वेतन पर एक नौकर भी दे दिया कर्मचारी को कि जाओ इनको रख लो, इसका वेतन मैं पे कर दूंगा। तो ये कर्मचारी का घर का मैटर है और इस पर्सनल खर्चे का, उसका घर का खर्चा कौन उठा रहा है, नियोक्ता उठा रहा है। संपूर्ण रूप से करोगे होगा, हमें वेतन शीर्षक में इसको शामिल करना पड़ेगा। फुली टैक्सेबल है ये, नौकर की सुविधा और फर्राश की सुविधा। कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए वेतन शीर्षक में करोगे वेतन से आय की गणना कीजिए। हमें मिस्टर राजीव की वेतन से आय की गणना करना पड़ेगा, करोगे वेतन से आय की गणना करना पड़ेगा। करोगे वेतन से आय की गणना करने बोला गया, इसका मतलब हमें मानक कटौती धारा 16 के अनुसार घटाना है 50,000 रुपये, यह भी याद रखना है। ठीक है, और कभी कभी क्वेश्चन में नियोजन कर, व्यवसाय कर ऐसा आएगा, वो भी मानक कटौती के साथ माइनस किया जाएगा, मानक कटौती के बाद या मानक कटौती के साथ एक साथ प्लस करके भी हम माइनस कर सकते हैं। धारा 16 के अनुसार वो भी कटौती मिलेगा। ये सब चीज छोटा छोटा नियम है, याद रखना है आपको। बुक में आपको धारा 16 के अनुसार मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो नोट्स देखिए, नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। नोट्स टेलीग्राम में जाओ, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक दिए हुए, टेलीग्राम में जाओ, वहाँ पे मांगो, आपको नोट्स मिल जाएगा वहीं से। तो क्वेश्चन हो गया, समझ लीजिए क्वेश्चन में क्या करना है। वेतन मिला है, महंगाई भत्ता, मनोरंजन भत्ता, फंड में अनुदान किया, उस फंड में जमा पर ब्याज मिला है, नगर क्षेत्रपूरक भत्ता, चिकित्सा भत्ता, असुसज्जित घर मिला है और नौकर और फर्राश की सुविधा भी उसको प्राप्त हुआ है। इन सब से हमें उसके करोगे वेतन की गणना करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया, समझ लिए। चलिए फिर अगर समझ नहीं आया तो पूछो, और सॉल्यूशन तो बताएंगे ही अभी। ठीक है, चलिए फिर बोर्ड में समझते हैं इस क्वेश्चन को और इसके करोगे वेतन को हम गणना करते हैं राजीव का। ठीक है, ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग श्री राजीव का करोगे वेतन से आय की हम गणना करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उसका हेडलाइन डाल लेते हैं। हेडलाइन डालने के बाद हम लोग उसके वेतन से करोगे आय की गणना हम लाइन बाय लाइन उसको करते जाएंगे। तो सबसे पहला जो राजीव था, श्री राजीव की वेतन से आय की गणना कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए। ठीक है, 2023-24 के लिए। अभी तक हम लोग 2022-23 वाले बुक से बता रहे थे, अभी हमारे पास 2023-24 का बुक आ गया जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, सब सेम। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब वही रहेगा, वही रूल है, वही सब कुछ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परिवर्तन अगर आएगा, अगर कोई आता है, अगर कुछ परिवर्तन हमें दिखता है, मिलता है तो आपको जरूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला है, तो जैसे का वैसे ही बनते जाएगा, जैसे 2022-23 में बना था, 23-24 में भी वैसे ही बनते जाएगा। अभी अगर कुछ परिवर्तन दिखता है तो आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो राजीव का सबसे पहले उसको वेतन मिला था 15,000 रुपये प्रति माह। वेतन 15,000 प्रति माह, 12 से गुना करेंगे तो 15,000 का 12 महीने का 1,80,000 रुपए का उसको वेतन मिला है, 1,80,000 का वेतन। उसके बाद महंगाई भत्ता मिला 1250 रुपए प्रति माह, महंगाई भत्ता 1250 रुपए, महंगाई भत्ता 1250 रुपए प्रति माह, 12 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1250 का 12 से गुना करेंगे, 15,000 रुपए का महंगाई भत्ता मिल रहा है इसको।
इसके अलावा मनोरंजन भत्ता मिल रहा है 1,000 रुपये प्रति महीना। देखो यहाँ पे सबसे पहला महंगाई भत्ता मिला है 1250 रुपये प्रति माह। उसके साइड में सेवा की शर्तें के अनुसार है कि नहीं है, कुछ नहीं बोला, नहीं है मतलब नहीं है। अब दूसरा पहचान क्वेश्चन में अंदर देखना है कि जो प्रोविडेंट फंड में अंशदान किया है किस चीज का, वेतन का किया है कि वेतन एवं महंगाई भत्ता दोनों का किया है। अगर दोनों का किया है तो वेतन के साथ साथ महंगाई भत्ता भी सेवा के अधीन है। भले यहाँ पे नहीं बोला लेकिन है, वहां पे दूसरा पहचान है वहां पे। अब ढूंढना पड़ेगा। मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में नियोक्ता व स्वयं का अंशदान 24,000 रुपये प्रत्येक। आप ये नहीं बोला कि वेतन का किया कि वेतन एवं महंगाई भत्ते का किया, ऐसा कुछ नहीं बोला। इसका मतलब सिर्फ वेतन का ही किया होगा, ठीक है, या वेतन का ही किया है। तो महंगाई भत्ता यहाँ पे सेवा की शर्तों के अनुसार नहीं है। इसके बाद उसको क्या मिला है, मनोरंजन भत्ता मिला है 1,000 प्रति माह। अब अगर यह सरकारी कर्मचारी होता तो अधिकतम छूट इसको मनोरंजन भत्ते का 5,000 रुपये मिल जाता धारा 16 के अनुसार। लेकिन यहाँ पे गैर सरकारी कर्मचारी है, कंपनी में काम कर रहा था, इसको कोई छूट नहीं मिलेगा। मनोरंजन भत्ते का 1,000 मिला तो पूरे 1,000 रुपये करोगे होगा वेतन शीर्षक में शामिल करना पड़ेगा, पूरा 12 महीने का मनोरंजन भत्ता 1,000 रुपये प्रति माह 12,000 रुपये। उसके बाद मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में नियोक्ता और उनका स्वयं का अंशदान भी 24,000 प्रत्येक का है, यानी कि खुद मिस्टर राजीव वो भी 24,000 रुपये अपने फंड में जमा कर रहा है प्रोविडेंट फंड में, और उसका मालिक जो नियोक्ता है वो भी 24,000 रुपये ही जमा कर रहा है। अब 24,000 रुपये जो जमा कर रहा है, क्या वो 12, देखो राजीव जो कर्मचारी है वो जो अपना पैसा जमा कर रहा है प्रोविडेंट फंड में, वो वेतन शीर्षक में कर मुक्त होगा, करोग्य नहीं होगा, इसीलिए क्योंकि धारा 80C के अनुसार वो कटौती मिलता है उसको। लेकिन जो नियोक्ता उसके फंड में जमा कर रहा है 24,000 रुपये, वो करोग्य होगा, परंतु वो भी 12% तक कर मुक्त होगा। उसके बाद एक्स्ट्रा राशि पे करोग्य होगा। एक्स्ट्रा राशि को अपने को यहाँ पे वेतन शीर्षक में आय में शामिल करना पड़ेगा। अब वो जितना अंशदान किया उसको हम यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धारा 80C में उसको कटौती मिल जाएगा। अब राजीव का जो मालिक नियोक्ता था, मालिक था, वो जमा किया 24,000, वो भी उनका अंशदान हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए नियोक्ता का अंशदान 12% से अधिक पर, मुझे कैसे पता चला 12% तक कर मुक्त है? नोट्स, वर्किंग नोट, ठीक है, जो हमारा नोट्स है, जो नियम है, कानून है, वो आपको पता होना चाहिए। बुक में जो थ्योरी टाइप का लिखे आपको कुछ पढ़ के समझ नहीं आ सकता, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत समय लगेगा उसको समझने में। इसीलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ से नोट्स प्राप्त करो, एकदम अल्ट्रा लेवल का नोट्स वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और समझने में भी आसानी होगा, बनाने में बहुत आसानी होगा, सरल होगा। अब नियोक्ता का अंशदान 12% तक कर मुक्त होता है, उसके बाद एक्स्ट्रा जितना भी बचेगा उसको हमें यहाँ पे करोग्य में शामिल करना पड़ेगा। पर वो जो 24,000 रुपये अंशदान किया है, क्या वो 12% से ज्यादा है कि 12% के बराबर है कि 12% से कम है, वो पता करना पड़ेगा। कैसे पता करेंगे? यहाँ पे हम लिखते हैं वर्किंग नोट, नियोक्ता का या नियोक्ता द्वारा मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड में अंशदान की गणना, हम यहाँ पे उसकी गणना करेंगे, जो अंशदान वो किया है, कितना करोग्य राशि हो तो उसकी हम यहाँ पे गणना करेंगे। अब उसके लिए नियम क्या है? नियम है कि 12% तक छूट है, और उसने किया 24,000 रुपये जमा किया, तो किसका 12% काट के चेक करेंगे? वेतन का। वेतन कितना दिया है यहाँ पे? 1,80,000। अब यहाँ पे वेतन से मतलब क्या होता है? वेतन बराबर मूल वेतन प्लस महंगाई वेतन प्लस महंगाई भत्ता, ये सेवा के
सेवा के अधीन होना चाहिए महंगाई भत्ता, सेवा की शर्त के अनुसार होना चाहिए, लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो महंगाई भत्ता दिया तो सेवा की शर्त के अनुसार नहीं है, कहीं नहीं बोला क्वेश्चन में, कोई पहचान भी नहीं दिया वहां पे। और क्या होता है यहाँ पे, प्लस प्रतिशत वाला कमीशन, इतने सारे चीजों को जोड़ के जो वेतन निकलता है उसी वेतन का यहाँ पे 12% तक काटना होता है, वेतन का 12%। अब यहाँ पे वेतन में इतना सारे चीज जुड़ेगा। अब इसमें से क्या क्या है हमारे पास, वेतन है 1,80,000 का, प्लस महंगाई वेतन क्वेश्चन में कहीं नहीं है तो हम इसको कर देंगे नील, प्लस महंगाई भत्ता हमारे पास है 15,000 का, लेकिन सेवा की शर्तों के अनुसार नहीं है तो हम उसको नहीं लिख सकते यहाँ पे, प्लस परसेंट वाला कमीशन, कमीशन नाम का कोई चीज है ही नहीं हमारे क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को आखिरी तक एक बार छानबीन कर लेना, कहीं नीचे छुपा ना हो। कई सारा क्वेश्चन में नीचे छुपा रहता है, इधर उधर छुपा रहता है, दिखता नहीं है, अच्छे से 2 बार पढ़ लेना क्वेश्चन को। लेकिन इस क्वेश्चन में कमीशन नाम का कोई भी चीज नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं है, कमीशन यहाँ पे नील। अब हमारे पास 1,80,000 का 1,80,000 ही है, ठीक है, तो वेतन हमारा 1,80,000 ही है। अब अगर ये सब चीज रहता तो ये सब चीज को प्लस करते, नहीं है तो नहीं किए, हो गया खत्म, 1,80,000 के 1,80,000 रह गया। अब यहाँ पे 1,80,000 का हम लोग काटेंगे 12%। अब नियोक्ता अंशदान कितना किया है, नियोक्ता का अंशदान 24,000 रुपए किया है उन्होंने, 24,000 रुपए किया है। अब 24,000 रुपए जो किया है, हम जानते हैं 12% तक कर मुक्त होता है, तो हम काटेंगे वेतन का 12% और देखेंगे क्या वो 12% के बराबर ही जमा कर रहा है, क्या उससे ज्यादा, क्या उससे कम। 12% से कम जमा कर रहा है, इसका 12% काट लेते हैं, आपको तभी पता चलेगा मसला क्या हो रहा है। 21,600 रुपए, 1,80,000 का 12% काटा गया तो कितना आया, 21,600 रुपए। लेकिन मालिक ने कितना रुपए जमा किया, 24,000 रुपए। इसका मतलब जरा देखो, 21,600 से ज्यादा जमा कर रहा है मालिक, ज्यादा जमा कर रहा है। इसका मतलब हम 12% से चेक किए कि 12% तक कर मुक्त होता है, 21,600 तक कर मुक्त है, लेकिन ये तो और ज्यादा जमा कर दिया। कितना ज्यादा जमा किया, माइनस कर दो, डायरेक्ट माइनस कर दो कि 24,000 अंशदान किया था लेकिन 12% तक छूट रहे थे, तो 12% काट के दिखाए, अरे वाह ये तो ज्यादा कर दिया। अब कितना ज्यादा किया, माइनस कर दो, ये कर मुक्त था 21,600 तक, यानी कि 12% तक छूट रहता है, तो ये छूट है, माइनस कर दो, निकल जाएगा कर हो गया, कर हो गया, राशि निकल जाएगा। यहाँ पे 24,000 से 21,600 को माइनस कर दो, 2,400 रुपए बचेगा यहाँ पे। ये सब चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है, छोटा छोटा चीज तो है यहाँ पे। वेतन को निकालना है, 12% से चेक कर रहे हैं। अब चेक किए तो 21,600 आ रहा था 12% की दर से, और 12% की दर से छूट होता है। अब जमा कितना किया, 24,000, यानी कि इससे भी ज्यादा कर रहा है। कितना ज्यादा कर रहा है, माइनस कर तो 2400 ज्यादा कर रहा है, तो 2400 ही करोगे होगा। वेतन शीर्षक में 2400 ही कोई करोगे करना है। यहाँ पे नियोक्ता का अंशदान 12% से अधिक पर 12% से ज्यादा कितना किया, 2,400 किया है। यह हो गया यहां तक। आगे, निधि से संचित शेष पर 9.5% वार्षिक की दर से ब्याज, यानी कि निधि मतलब जो भी हमारा फंड था, उस फंड में जो भी पैसा जमा हुआ था, जो भी पैसा शेष था, बैलेंस था, उस पर 9.5% से अपने को ब्याज मिल रहा है। 9.5% से अपने को क्या मिल रहा है, ब्याज। और हमें यह पता है कि जो ब्याज हमको मिलता है, फंड में जो पैसा जमा हुआ रहता है, जो शेष रहता है, बैलेंस रहता है, उसका जो भी ब्याज हमें मिलता है 9.5% तक कर मुक्त रहता है। और ये तो 9.5% के बराबर ही हमें मिल रहा है, तो कर मुक्त हो गया पूरा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फंड में या निधि में जमा पर ब्याज, जो भी वहां पे शेष था, बैलेंस था, जमा हुआ था पैसा, उस पर ब्याज मिला है 9.5% की दर से। तो ये क्या होता है, कर मुक्त होता है। नील कर दिया हम इसको, 9.5% से कर मुक्त होता है ब्याज, फंड पर जमा, फंड में जमा पर ब्याज। और फंड में जितना जमा करेंगे नियोक्ता, उसका 12% से ज्यादा पर टैक्स लगता है, कर योग्य हो जाता है। और
कर्मचारी भी अंशदान किया था 24,000, उसको हम क्यों नहीं लिखे, क्योंकि धारा 80C में उसको कटौती मिलेगा, वो हमारा चौथा यूनिट का काम है, आगे का काम है वहां का। यहाँ पे वेतन शीर्षक में वो करोगे नहीं होगा, कर मुक्त होगा। अब दिया नगर क्षतिपूरक भत्ता, ये कितने का दिया है, 200 रुपए प्रति माह। ये जो दिया था ना ऋण पर ब्याज कितना दिया था, 19,000 दिया था, पर हम उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि 9.5% तक कर मुक्त होता है और उतने ही दर से दिया था, तो कर मुक्त हम यहाँ पे कर भी दिए हैं। आगे क्वेश्चन में दिया नगर क्षतिपूरक भत्ता 200 रुपए प्रति माह। नगर क्षतिपूरक भत्ता 200 प्रति माह ही है, ठीक, 200 रुपए प्रति माह है। नगर क्षतिपूरक भत्ता आपको ये सब पता होना चाहिए। जो नगर क्षतिपूरक भत्ता ये क्या है, पूर्णतः संपूर्ण रूप से करोग्य भत्ते है, ठीक है, संपूर्ण रूप से करोग्य भत्ते है, 200 रुपए प्रति माह, 12 दूनी 2400। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। उसके बाद देखो मिक्सर हो जाता है, इस कारण से जैसा आता जा रहा है वैसे ही बता रहा हूं, लेकिन नियम क्या है यहाँ पे देखो कि जितना सारे फुली टैक्सेबल भत्ते हैं, संपूर्ण करोग्य भत्ते, उनको शुरू में लिखा जाए, जैसे महंगाई भत्ता हो गया, उसके बाद नगर क्षतिपूरक भत्ता को यहाँ पे लिखना था, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नगर क्षतिपूरक भत्ते को कहाँ पे लिखना था, यहाँ पे बीच में, नगर क्षतिपूरक भत्ता मिला था कितने रुपए का, नगर क्षतिपूरक 200 रुपए प्रति माह, 200 रुपए प्रति माह 2400। अब हम यहाँ पे मनोरंजन भत्ते को लिख सकते हैं, मनोरंजन भत्ता कितना मिला था, यहाँ पे कचरा हो रहा है, मनोरंजन भत्ता 1000 प्रति माह मिला था क्या, हाँ 1000 प्रति माह, 1000 इंटू 12, ये हो जाएगा 12,000। उसके बाद नियोक्ता का अंशदान 12% से अधिक पर कर मुक्त है, ये 12% से अधिक पर 2400 आया था, सॉरी 2400 आया था हमारा, और फंड में जमा पर ब्याज 9.5% से कर मुक्त हो जाएगा यह वाला, ठीक है। देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, सबसे पहले वेतन लिखना है, उसके बाद फुली टैक्सेबल एलोवेंस को जितना सारे संपूर्ण करोग्य भत्ते उसको शुरू में लिखना है, उसके बाद आंशिक करमुक्त भत्ते, उसके बाद संपूर्ण करमुक्त भत्ते, फिर अनुलाभ में पूर्णतः करोग्य अनुलाभ, आंशिक करमुक्त अनुलाभ, संपूर्ण करमुक्त अनुलाभ, ऐसे लाइन से स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है। लेकिन उस चीज को कौन ध्यान देता है, क्वेश्चन आया बनना अंधाधुंध चालू है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो पूरा दिमाग में मिक्सर हो जाएगा, यहाँ पे पूरा मिक्स हो जाएगा, झोल हो जाएगा, किसको क्या करे क्या ना करे। इसलिए नोट्स प्राप्त करो, वहां पे पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा वहाँ पे कौन सा पूर्ण करोग्य, कौन सा आंशिक करमुक्त, कौन सा संपूर्ण करमुक्त है, सब आपको वही से पता चल जाएगा। फिर आप यहाँ पे सजा के लिख सकते हो उसको, हेडलाइन भी डाल के लिख सकते हो कि ये संपूर्ण करोग्य है, आंशिक करमुक्त है, ये संपूर्ण करमुक्त है, इस तरीके से हेडलाइन भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मिक्स लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइन से वो लिखना चाहिए, और लाइन से नहीं भी लिखोगे तो भी नंबर मिल जाएगा। अब आगे चिकित्सा भत्ता मिला 10,000 रुपए, ठीक है, चिकित्सा भत्ता 10,000 रुपए मिला है, ये भी पूर्ण करोग्य भत्ते हैं, ठीक है, ये भी पूर्ण करोग्य भत्ते हैं, इसमें कोई छूट नहीं है। अब क्या बोल रहे हैं, नियोक्ता की ओर से उन्हें एक रहने के लिए एक कस्बे जहां की जनसंख्या 10 लाख से कम है। अब जहां की जनसंख्या 10 लाख से कम है वहां के लिए कितना प्रतिशत तक काटते हैं हम लोग, 7.5%, ठीक है। असुसज्जित मकान की सुविधा भी प्रदान की गई है,
जिसका नियोक्ता 500 रुपये प्रति माह किराया लेता है, देता नहीं है, लेता है, यानी कि कर्मचारी से पैसा वसूल रहा है, वो ले रहा है। अगर देता है बोलता तो हम ये मानते हैं कि घर उसका खुद का नहीं है, तभी वो रेंट चुका रहा है। लेकिन या तो ले रहा है, दे नहीं रहा है। ले रहा है मतलब कर्मचारी से वसूल कर रहा है, बोल रहा है मैं तुमको फ्री का घर दिया और बीच और लास्ट में उसके वेतन से पैसा खींच रहा है, वो काट रहा है। उसके बाद नियोक्ता ने उसे एक फर्श चौकीदार दिया गया, तो सबसे पहले हम लोग वो निकालेंगे, असुसज्जित मकान का मूल्य। असुसज्जित मकान का की सुविधा, असुसज्जित मकान की सुविधा हम देखेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मिटाता हूं पहले। इस चीज में सब लोग गलती करते हैं, न्यू में तो एनी टाइम गलती होगा, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इनकम टैक्स में गलती हो रहा है, गलती तो होगा ही, बिना गलती के इनकम टैक्स थोड़ी ना बन जाएगा, गलती तो होगा ही, शुरू में सबको गलती होगा इसमें, किराए से मुक्त मकान में, इसमें असुसज्जित मकान की सुविधा में। असुसज्जित मकान की सुविधा, असुसज्जित मकान की सुविधा, यहां हम यहाँ पे लिख सकते हैं किराए से मुक्त मकान की सुविधा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला गया कि ऐसे जगह या ऐसे जनसंख्या वाले क्षेत्र में दिया गया जहां की जनसंख्या 10 लाख से भी कम है, तो 7.5% हमें लगाना पड़ेगा वेतन का, हमें लगाना है वेतन का, वेतन का 7.5% तक काटना है। अब वेतन मतलब क्या है, यहाँ पे वेतन मतलब और अलग है, जो वेतन हम यहाँ पे निकाले थे उसके तुलना में बहुत अलग है। यहाँ पे और भी चीज इसमें जुड़ जाता है, यहाँ पे जुड़ेगा मूल वेतन प्लस महंगाई वेतन प्लस महंगाई भत्ता, सेवा के अधीन होना चाहिए ये, प्लस नॉर्मल कमीशन प्लस बोनस प्लस सभी आरोग्य भत्ते, सभी आरोग्य भत्ते, इन सभी चीजों को जोड़ के जो होता है वो हमारा वेतन कहलाता है। उसी वेतन का हमें यहाँ पे 7.5% तक काटेंगे। देखने में कितना सिंपल है कि वेतन का 7.5% काटना है, वो जो वेतन है बहुत खतरनाक वेतन है, यहाँ पे इतने सारी चीजों को जोड़ना पड़ता है। अब यहाँ पे जो लास्ट में लिखा है ना सभी आरोग्य भत्ते, इसमें अगर क्वेश्चन में 10 तो भत्ता दे दिया ना तो 10 भत्ता यहाँ पे आएगा, और लोग उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा भत्ता लेना है, कौन सा लेना है। भत्ता सब लेना है, यहाँ पे भत्ता सब लेना है। अब मूल वेतन हमारा कितना है, 1,80,000, 180 प्लस महंगाई वेतन नहीं है हमारे क्वेश्चन में तो हम इसको नील कर दिए, प्लस महंगाई भत्ता सेवा के अधीन, हमारे पास महंगाई भत्ता था पर सेवा की शर्तों के अनुसार नहीं था तो उसको भी हम नहीं ले सकते। यहाँ पे कमीशन, कमीशन नहीं है हमारे क्वेश्चन में, उसको भी हम नील कर देंगे। बोनस, बोनस कहीं पे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, जरा क्वेश्चन में छानबीन करो नीचे, कहीं पे बोनस, बोनस कहीं पे तो नहीं दिख रहा है, बोनस नहीं है, बोनस नील है। प्लस सभी आरोग्य भत्ते, सभी आरोग्य भत्ते में कौन कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे नगर क्षतिपूरक भत्ता एक हो गया, मनोरंजन भत्ता एक हो गया, और चिकित्सा भत्ता, ये इतने सारे भत्ते, यहाँ पे 3 भत्ते मिल गया। किसी के उसी क्वेश्चन में 5-7 भत्ते मिल जाएगा, 10 भत्ते मिल जाएगा, तो उन सभी भत्ते को उठा के यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, तब जाके वेतन बनेगा वो। तो यहाँ पे सभी आरोग्य भत्ते में नगर क्षतिपूरक भत्ते का 2400 प्लस मनोरंजन भत्ते का 12,000 प्लस चिकित्सा भत्ते का 10,000। अब इन सभी को जोड़ो, इन सभी को जोड़ो तो बनेगा हमारा वेतन। सबसे पहला 1,80,000 का है, 2400, 12,000, 10,000,
2,04,400। ये आया है हमारा वेतन। इसी वेतन का 7.5% यहाँ पे काटना है, 7.7%। 2020, अब इसके साथ इसका गुना कर दो, ठीक है, डायरेक्ट काट देते हैं इसका। 15,330 रुपये आए हैं, 15,330 रुपये आया है। ये हो गया असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्य 15,330। परंतु यहां तक खत्म नहीं हुआ, और मसला बाकी है। क्या बाकी है? वो बोल रहा था कि जिसका नियोक्ता जो है कि 500 रुपये प्रति माह किराया लेता है, कर्मचारी से इस घर के संबंध में 500 रुपये हर महीना किराया वसूल कर रहा है, तो यहां पे हम माइनस कर देंगे वसूली राशि 500 रुपये प्रति माह, 12 पंजे 60, 6,000 रुपये। अब जरा माइनस कर देंगे हम लोग, 9,330 रुपये बचेगा। यही हमारा किराए से मुक्त असुसज्जित मकान का मूल्य होगा। असुसज्जित मकान का मूल्य 9,330 रुपये। कहाँ से आया? ये पूरा उसका प्रोसेस है, ये पूरा करना पड़ेगा। कितना सिरदर्द वाला काम है। जो इनकम टैक्स में न्यू आया है अभी 3rd ईयर में, उसका कितना दिमाग खराब हो जाएगा सब देखने से कि क्या हो रहा है यहाँ पे मसला। ये तो कम है, ये 2nd यूनिट है, ये तो कम है। 3rd यूनिट में चलो और तेल निकलेगा, 4th यूनिट में और तेल निकलेगा, ठीक है। जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसा लेवल बढ़ते जाएगा और मजा बहुत आएगा। इसके बाद और क्या मिला है इसका? नियोक्ता ने उसके लिए एक फर्राश 200 रुपये प्रति माह पर तथा एक नौकर 750 रुपये प्रति माह पर रखा हुआ है। नौकर की सुविधा और फर्राश की सुविधा, फर्राश की सुविधा प्रदान किया है। फर्राश की सुविधा प्रदान किया कितना? 200 रुपये प्रति माह के हिसाब से 2,400 रुपये। ला भाई, इसको एक फर्राश ही उठा के दे दिया, नौकर उठा के दे दिया। नौकर की सुविधा, नौकर को कितना दे रहा है? 750 रुपये दे रहा है। 12 महीने का 750 रुपये का, 12 महीने का 9,000 रुपये का। उसके बाद आगे क्वेश्चन खत्म हो गया। कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए वेतन शीर्षक में करोगे आय की गणना कीजिए। तो हम वेतन शीर्षक में करोगे आय की हम यहाँ पे गणना कर लिए। हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन खत्म। अब हमें इसको जोड़ना है। 1,80,000, 15,000, 2,400, 12,000, 2,400, 10,000 और यहाँ पे 9,330, 2,400, 9,000, 2,42,530 माइनस कर देंगे, ठीक है, 2,42,530 रुपये। यह हो गया हमारा शकल वेतन। शकल वेतन आ गया 2,42,530। इसको शकल वेतन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस जो हमारा सारे करोगे राशि को हम जोड़े हैं, इसमें से अभी तक मानक कटौती नहीं घटा या मानक कटौती के अलावा नियोजन कर भी नहीं घटाया गया है, इस कारण से इसको शकल वेतन बोला गया है। इसके बाद हम घटाएंगे धारा 16 के अनुसार मानक कटौती। ये भी 50,000 है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आया है। 2022-23 में भी 50,000 था, 2023-24 में भी 50,000 ही है। माइनस करो इसमें से 50,000 हम माइनस कर देंगे 1,92,530 रुपये। ये आएगा हमारा करोग्य वेतन। करोग्य वेतन, ये देखो क्वेश्चन कितना छोटा सा बन गया। आधा पेज बनेगा जब कॉपी में बनाओगे, आधा पेज का सॉल्यूशन है, फ्रेश सॉल्यूशन। लेकिन वर्किंग नोट यहाँ पे 2 बार लिख चुका हूं मैं यहाँ पे, तो वर्किंग नोट इसका मेन चीज है, पूरा प्रूफ है कि कहाँ से लाए हो। यहाँ पे असुसज्जित मकान का मूल्य 9,330 कहाँ से आया, यह पूरा प्रोसेस पूरा दिखाना पड़ेगा वर्किंग नोट में। बिना वर्किंग नोट में नंबर कम हो जाएगा अगर खाली सॉल्यूशन बना के आओगे तो। बहुत सारे लोग ज़्यादा होशियार होते हैं, ठीक है, ओवर स्मार्ट गिरी के कारण क्या होता है उन लोगों का, कैलकुलेटर में दबा के आएंगे
और मेन सॉल्यूशन दिखा जाएंगे, पूरा परफेक्ट आंसर आया, लेकिन वर्किंग नोट नहीं है। वर्किंग नोट नहीं है तो साबित कैसे करोगे कि मैं कहाँ से लाया? तो कैलकुलेटर में खत्म हो गया उधर का। पेपर में लिख के आओ कि वर्किंग नोट इतना सारा है, वर्किंग नोट दिखाओगे तभी सामने प्रूफ होगा कि ये व्यक्ति यहाँ से लाए हैं, वहीं से नंबर मिलेगा उसको। सॉल्यूशन में क्या रखा है? सॉल्यूशन तो कोई भी ला देगा यहाँ पे। वर्किंग नोट जरा दिखाओ यहाँ पे, सबका तेल निकल जाएगा इसमें। सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर कुछ किसी को डाउट है पूछो प्रॉब्लम। ये मिस्टर राजीव का था, श्री राजीव का हो गया ये सॉल्यूशन। ये वर्किंग नोट पिछला वीडियो मतलब इसी वीडियो में पीछे करके देखो, और भी वर्किंग नोट यहाँ पे था इसका, नियोक्ता अंशदान का। और किसी भी टॉपिक में किसी को डाउट है पूछो। 26 नंबर क्वेश्चन में अब तक हम लोग चले आए हैं, और जो भी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से 26 नंबर क्वेश्चन तक लास्ट तक कंटिन्यू देखें उसको डाउट नहीं हो सकता, अगर वो ध्यान से पढ़े होंगे तो। अगर खुद प्रैक्टिस करे होंगे तो, नोट्स थोड़ा पढ़े होंगे तो। अगर कोई सिर्फ वीडियो देख रहे हैं मजाक मजाक में, एक आध दो वीडियो देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं, तो उसको डाउट होगा। पूरा इनकम टैक्स का चैप्टर खत्म हो जाएगा, 1 साल नहीं 2 साल निकल जाएगा, डाउट का डाउट धरे रह जाएगा वहीं पे उसका। अच्छे से पढ़ो, ये कोई हल्के में मत लो, बहुत रुलाएगा ये। इसी क्वेश्चन में श्री राजीव 26 नंबर का अंत हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे श्रीमती रवि जो दिल्ली में है क्लॉथ मिल में, उसके साथ हम मिलेंगे 27 नंबर क्वेश्चन में। इस वीडियो में ही तक मिलते हैं श्रीमती रवि के साथ दिल्ली में नेक्स्ट क्वेश्चन में, और भी ठीक है 27 नंबर क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।